हेलो फ्रेंड्स। हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स कि मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। देखो, सबसे पहली बात तो ये थी कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हुआ। उनके मरने के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी विलिज, कार्ल कोरेस और टी सेलमार्क, इन तीनों ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया और रिजल्ट्स वही पाए जो मेंडल ने 16 साल पहले पाए थे। मतलब मरने के 16 साल बाद है, तो उन्होंने तो पता नहीं कितने साल पहले कर दिया था। तब जाकर के मेंडल की जो वर्क है उसको एक सर्टिफिकेशन मिला, उसकी पहचान हुई और तब से हम आज तक और जब तक जेनेटिक्स चलेगा तब तक मेंडल के काम को सराहा जाएगा। उन्होंने एक नई साइंस का जन्म दिया जिसे हम आज जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स एक बहुत ही ब्रॉड शब्द है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा शब्द है कि बस हमने ये देख ले कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है। आज बहुत ब्रॉड हो गया है जेनेटिक्स को पढ़ते पढ़ते। आज अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर आ गए हैं, साइटोजेनेटिक्स है जिसमें हम गुणसूत्रों में कोई डिसऑर्डर होता है या फिर उनकी वंशागति कैसे होती है, और आपका ये डीएनए लेवल पर कि जो गुणसूत्र अर्थात जो डीएनए और हिस्टो प्रोटीन से बने हैं उनके ऊपर जीन है, जीन को डीएनए से बना है, तो उस सारी चीज़ को आज पूरी तरह से खोल के रख दिया है। लेकिन फिर भी साइंस अधूरी रहती है। साइंस इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, ये कभी कंप्लीट होगी नहीं। हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की। तो आज का टॉपिक हमारा है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, मेंडल ने सबसे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, विपर्यासी लक्षण लिए। उनमें एक डोमिनेंट था यानी एक प्रभावी लक्षण था और दूसरा अप्रभावी। एग्जाम्पल के लिए पुष्प का रंग पर्पल जो है प्रभावी था और सफेद रंग का पुष्प जो है वो अप्रभावी था। बुक्स में हम अब तक जो पढ़ते आए हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में जो शुरू से हमको रटा हुआ है कि पौधे की लंबाई, जो लंबाई वाला जो करेक्टर है वो डोमिनेंट है और जो बौना ड्वार्फ जो करेक्टर है वो रिसेसिव है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखो, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है ये बताते हैं, पहले इन्होंने एक एक करेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाए। उसके बाद 7 लक्षणों के जब एक एक करेक्टर हो गए, मतलब एक एक लक्षण को लेकर हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने एक साथ 2 लक्षण को लेकर करवाया। फिर जब 2 हो गए तो फिर उन्होंने 3 लक्षण को लेकर करवाया और सबका बाकायदा इन्होंने हिसाब रखा। और इस तरह से इनकी जो कैलकुलेशन थी वो आसान हो गई और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक आसान भाषा में सामने आए। तो उस तरह से इनके रिजल्ट्स को पढ़ना आसान था, बजाय किसके, कॉलर यूटर के और नाइट के। उन्होंने क्या किया कि एक करेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें बहुत सारे जो करेक्टर्स थे उन सभी करेक्टर्स को एक साथ लेकर के क्रॉस करवा दिया। तो उनके जो कैलकुलेशंस थी, उनके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड हो गए, उनको समझना आसान नहीं रहा, इसलिए वो अपने कार्यों में असफल रहे। तो ये है पहला जो एक्सपेरिमेंट है, उसको हम नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसको हिंदी में कहेंगे हम एक संकर संकर। एकल संकर नहीं कहेंगे,
एक संकर संकरण। एकल संकर नहीं कहेंगे, एकल संकरण भी नहीं कहेंगे, सिंगल क्रॉस नहीं कहेंगे, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण। तो इन्होंने क्या किया कि मटर के अंदर दो पौधे, एक तो था लंबा कैपिटल टी इंटू, एक था बौना, इसको ले लिया उन्होंने एज इट इज फीमेल, इसको ले लिया उन्होंने मेल। अब देखो जब गैमेटोजेनेसिस होता है यानी कि जब युग्मक बनते हैं, आप सब जानते हैं कि जब गैमेट्स बनते हैं उस समय ये अपने अपने युग्मकों में चले जाते हैं इस तरह से। यहां एक नियम है और उस नियम का नाम है, इससे हम मेंडल का प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स भी कहते हैं। इसका नाम है फर्स्ट लॉ, इसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण का नियम। ये क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जोड़े के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, तो जोड़े के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो एक साथ होते हैं, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है तो वे दोनों अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, अर्थात उनका पृथक्करण हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है और दोनों युग्मक अपने अपने गुण के लिए शुद्ध होते हैं। बस इतनी सी बात है कि जोड़े के जो दोनों क्रोमोसोम हैं वो एक साथ होते हैं, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है तो वे अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात उनका पृथक्करण हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है और ये दोनों युग्मक अपने अपने लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। जैसे देखो ये कैपिटल टी है तो इसको हम पहली बार में हम समझ जाएंगे कि ये प्रभावी है, लंबाई के लिए है। ये स्मॉल टी है, जब तक इसके साथ दूसरा नहीं आएगा हम तब तक यही मानेंगे कि ये बौनेपन के लिए है, यानी कि ये अपने लक्षणों के लिए शुद्ध है। अब F1 पीढ़ी जब इनकी आती है तो चाहे इसका किसी का भी इनके साथ क्रॉस करवा लीजिए, F1 पीढ़ी के अंदर सभी प्लांट जो है वो इसी तरह के होंगे। दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है, F1 पीढ़ी सभी प्लांट्स लंबे, ऑल प्लांट्स टॉल। सभी पादप कैसे हैं, लंबे हैं। जो सभी पादप लंबे हैं इस तरह से, तो इन सभी पादपों में जो लंबाई का गुण है वो आपको बाहर से दिखाई देगा। लेकिन अब एक बात मैं कहूं कि इसका कैपिटल टी स्मॉल टी हमको पता है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि बाहर से हम देखकर इस पौधे को कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अगर वो लंबाई तो इसकी भी बराबर रहेगी, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, लेकिन इस लंबे पौधे में और इस लंबे पौधे में अंतर है। इस पौधे को हम यहाँ पर नाम देते हैं हाइब्रिड। क्या नाम देंगे इसको, हाइब्रिड। दिस इज हाइब्रिड संकर F1 प्लांट, ठीक है। तो ये यहां पर हमने क्रॉस करवाया, उसका जो सीड मिला उस सीड को हमने बोया। एक बार ये भी समझ लीजिए भाई कहानी क्या होती है। देखो सबसे पहले हम करवाते हैं A into B इसमें क्रॉस, ठीक है,
क्रॉस के बाद हमको मिलता है F1 सीड। ठीक है, इस F1 सीड को जब हम बोते हैं ना तब मिलता है हमको F1 प्लांट, जिनको हम कहते हैं F1 जनरेशन। यहाँ बहुत शॉर्ट में है, वो जो सीड वाला जो है ना मैटर, वो जो स्टेज है वो गायब है। ठीक है, जब हम F1 प्लांट को बोते हैं तो हमको मिलता है F2 सीड, और जब F2 सीड को बोया जाता है तब मिलती है हमको F2 जनरेशन। ऐसे ही जब F2 प्लांट्स को यानी जो बने हैं ये F2 प्लांट, इनके सीड जब बनेंगे तो उससे बनेगा हमको F3 सीड। लेकिन जब ये प्लांट बनेंगे तो बनेगा F3 प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से बीच में एक सीड की स्टेज भी आती है। तो यहाँ पर ये सभी प्लांट्स क्या हाइब्रिड हैं, सभी प्लांट्स लंबे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये होमोजाइगस हैं या फिर हेटेरोजाइगस हैं। इसका पता लगाने के लिए मैंने आपको बता रखा है टेस्ट क्रॉस, कि टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये वास्तव में हाइब्रिड बना है कि नहीं बना है। देखो होता ये है कि जब हम क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाते समय क्या है कि कई बार सावधानी न बरते तो सेल्फिंग हो जाती है। जैसे हमने जो बड़ है, जिस कलिका के अंदर हम इमस्कुलेशन करवा रहे हैं, विपुंसन करवा रहे हैं, वो कलिका अगर आपने पूरी तरह से मैच्योर ले ली तो उसमें पहले से ही सेल्फिंग हो चुकी है। ठीक है, या फिर जब हम विपुंसन कर रहे हैं तो उसके जो पराग कोष हैं उनसे चिमटी टच हो जाए और वो वापस स्टिग्मा पर चली जाए तो स्वपरागन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो हम कर रहे हैं और हवा चल रही है और हम प्रिकॉशन नहीं रख पाए, तो उस कंडीशन में भी उस बड़ के अंदर जो स्टिग्मा है उस पर पॉलिनेशन हो जाता है, तो वो भी स्वपरागन है। या गलती से आपका लिफाफा फट गया, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से सेल्फिंग हो सकती है या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो विपुंसन कराने का हमारा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को या स्वपरागन को रोकना। सेल्फिंग रुक जाएगी तो निश्चित रूप से फिर आप जिस भी प्लांट का पोलन डालेंगे उसी से परागित हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा, और वो फिर आगे जाके निषेचित होगा और फिर वास्तव में हाइब्रिड सीड देगा। तो इस तरह से बहुत सारे। अब बात यह है कि हमको ये भी लंबा पादप मिला है, ये भी लंबा पादप है। अगर आपको टेस्ट करना है कि हमारी क्रॉसिंग वास्तव में हुई है या नहीं हुई है तो उसको टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो ये हमको सब लंबे प्लांट मिले हैं। अब बात ये है देखो थोड़ी सी, अब इस जगह पर दूसरा नियम भी आता है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही बनता है, अप्रभावी लक्षण दबा रहता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होता। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हम इस प्लांट को देखकर कि भाई ये प्लांट लंबा है तो इसमें से स्मॉल टी वाला जो करेक्टर है वो नष्ट हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मॉल टी वाला करेक्टर भी इसके अंदर है, लेकिन वो कैपिटल टी की वजह से दबा हुआ है। ये कब उजागर होगा? ये अपीयर होगा F2 जनरेशन में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो जो लक्षण प्रभावी होता है F1 पीढ़ी में वही दिखाई देता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो दबा रहता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। तो देखो अगली पीढ़ी पर चले हैं तो इसके अंदर हम करवाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है
कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसी का तो परागण है, मतलब परागकण है, और इसी की है फीमेल, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से, और यहां भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम ले सकते हैं, इधर ये मान लीजिए मेल है और ये इधर फीमेल, ठीक है। जब F2 में जाएंगे, सेल पॉलिनेशन करवाते हैं, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो जो प्रभावी है उसको पहले लिखेंगे, और स्मॉल टी, इस तरह से। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जो सभी प्लांट जो लंबे थे, और हमने माना था कि प्रभावी लक्षण की वजह से अप्रभावी लक्षण दबा रहता है, लेकिन जब F2 पीढ़ी में हम जाते हैं तो ये हमको दोबारा से मिल जाता है। तो मैंने बताया था कि नष्ट नहीं होता, लेकिन दबा रहता है। तो दबा रहता है, इसका मतलब वो कभी उजागर हो सकता है, जब उसको उसकी कंडीशन मिल जाएगी तो उसको कंडीशन मिल जाती है। ये तो देखो, ये पादप लंबा है। अब इसके लिए दो वर्ड हैं हमारे पास, एक तो है जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप। तो पहले हम इसका फिनोटाइप देखते हैं और उसके बाद देखें हम इसका जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप में देखिए, ये टॉल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सब जानते हैं। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये ड्वार्फ है, ठीक है। तो 1 2 3 तीन पादप तो आपको बाहर से देखने पर लंबे नजर आएंगे, और एक पादप जो है आपको बौना नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जीनोटाइप देखें, तो जीनोटाइप देखो, उसकी जीनी संरचना होती है। तो इसकी जो जीनी संरचना है, इसको हम बाहर से नहीं देख सकते, ये इसकी आंतरिक यानी कि जीनी संरचना है, जीनों का प्रारूप है, क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन्स है या एलील्स है उनका प्रारूप है। तो देखो, ये एक जैसा है, उनका अकेला है, एक अनुपात, ये दो हैं एक जैसे, अनुपात एक। तो देखो, कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो हैं, और स्मॉल टी ये एक है। तो इस तरह से यहां पर ये टॉल अनुपात ड्वार्फ, ठीक, ये लंबा यानी कि टॉल, ये टॉल लेकिन हेटेरोजाइगस है, और ये ड्वार्फ, ये लंबा और ये ड्वार्फ। ये कंडीशन होने पर ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। अब इस जीनोटाइप से अगर हम देखें, तो इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हमने देखो, पेरेंट ऐसा लिया था, ये लिया, हमने पेरेंट ऐसा लिया था, ये लिया, हमको एक अलग ही कॉम्बिनेशन मिल गया। तो ये एक वेरिएशंस का कारण है, एक वेरिएशन है कि F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी में जाते हैं तो हमको यहाँ पर 3 प्रकार के प्लांट बनेंगे या निगाहेंगे। तो पहला प्लांट जो है वो आपको कैपिटल टी, दूसरा प्लांट जो है वो स्मॉल टी कैपिटल टी, और तीसरा प्लांट जो है वो स्मॉल टी, जबकि F1 में केवल अकेला था। तो यहाँ भी सेग्रीगेशन हो रहा है। देखो, सेग्रीगेशन कैसे हुआ कि हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है। तो देखो, सेग्रीगेशन के लिए दोनों युग्मक अलग अलग इस तरह से, और जो दोनों एलील्स हैं वो भी अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है। अब ये अपने अपने लक्षण के लिए शुद्ध हैं, ये कैपिटल टी आप समझ जाएंगे टॉल के लिए, ये स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी सेग्रीगेशन हुआ। अब इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, ये डिसाइड करेगा कि फिनोटाइप क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप फिनोटाइप अपीयर। तो ये था मोनोहाइब्रिड। अब देखो, मेंडल ने, ये तो मैंने केवल एक एग्जाम कर लिया है, जो 7 कैरेक्टर थे उन 7 कैरेक्टर में से एक एक करके उन्होंने एक एक एग्जाम, जैसे देखो, फ्लावर कलर के लिए भी उन्होंने लिया, से पर्पल व्हाइट, सीड का रंग येलो ग्रीन, फली का शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, समतल है या फिर
उसका जो पोजीशन है एक्सियल या टर्मिनल। तो इस तरह से उन्होंने एक एक करके सभी लक्षणों के साथ क्रॉस करवाए और F2 तक उन्होंने देखा। उन्होंने ये पाया कि सभी करैक्टर का जब हम विश्लेषण करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक करैक्टर को एक साथ, दो को नहीं, तो उन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स बने या जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, सभी के अंदर जो रेशो है वो 3:1 का ही आता है, फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक 1:2:1 आता है, तो 3:1 का आता है। इस 3:1 को ही हम मेंडेलियन रेशो कहते हैं। कभी भी पूछ ले कि मेंडल रेशो क्या है, तो 3:1 जो है यही मेंडेलियन रेशो है। अब दो लक्षण हमारे यहाँ हो गए, ये क्या बोलते हैं इसको, दो लॉ हो गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर बता रहा हूं, कहता है कि जब भी एक साथ एक जोड़ी लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, तो जो जोड़े के जो दो क्रोमोसोम होते हैं या दो जोड़े के जो दो कारक होते हैं, जिनको मेंडल ने कारक कहा, उन्हें आज हम जीन कहते हैं, तो जोड़े के जो दो जीन हैं, दो कारक हैं, दो फैक्टर हैं, दो एलील हैं, वो एक साथ होते हैं। लेकिन जब युग्मक बनते हैं तो फिर वो अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, अर्थात उनका पृथक्करण हो जाता है और दोनों युग्मक अपने अपने या दोनों कारक अपने अपने लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब भी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है, लेकिन नष्ट नहीं होता, वो F2 पीढ़ी में दोबारा से उजागर होता है। और जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सभी कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्रॉस करवाया और उन्होंने पाया कि ये जो है 3:1 का रेशो ही प्राप्त होता है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल हम पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बोल देते।